हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 4 में। आज हम एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे। तो अपना फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद अपन सेकंड लॉ, एंट्रोपी वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चेक कर लो जरा फटाफट से क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। तो सबसे पहले वेलकम है आप लोगों का। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन पीवी एंड टी फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान से सुनना, हम एडियाबैटिक प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और डिटेल में सारी पूरी एडियाबैटिक प्रोसेस आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कैसे निकालना है वो ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ बताना जरा, डेल्टा यू क्या लिखते हो तुम? डेल्टा यू इज इक्वल टू बेटा लिखते हो क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है ना। और फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू क्या होता है? 0 होता है। तो डेल्टा यू क्या लिखोगे? डेल्टा यू तुम लिखोगे डब्ल्यू, यही लिखोगे। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आप यही लिखोगे। अब मुझे बताओ डेल्टा यू क्या लिखते हो? डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी। और वर्क कैसे लिखते हो? वर्क लिखते हो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लेकिन अगर तुम्हारी प्रोसेस, अब ध्यान से सुनना जरा, अगर तुम्हारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर तुम्हारी प्रोसेस रिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लेकर इंटीग्रेशन कर लेते थे। याद करो जरा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू नियर अबाउट पी इंटरनल ले लेते हैं रिवर्सिबल में, है ना। तो अब हम यहां इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? NCV डेल्टा टी को मैं लिख रहा हूं DT और यहां मैं पी एक्सटर्नल की जगह लिख रहा हूं पी इंटरनल। और वर्क डन हम क्या मानते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव लगा रखा मैंने बाहर। डेल्टा वी को क्या लिखूंगा? DV। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, NCV DT इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं माइनस NRT अपॉन V। इंटरनल प्रेशर मतलब आइडियल गैस का प्रेशर, PV इक्वल टू NRT से। और यहां लिख रहा हूं DV। अब देखो यहां पर कुछ चीजें कट रही हैं, जैसे N से N उड़ गया। अब देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं, इस T को मैं यहां ले आऊं। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं, या RT को ले आओ आप, तो ऐसा लिख रहा हूं CV DT अपॉन RT। ध्यान से देखते जाना, डेरिवेशन कर रहा हूं पूरा। आपको डेरिवेशन से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, लेकिन एक बार मैं दिखा देता हूं कि इस तरीके से डेरिवेशन आता है। फाइनल जो रिलेशन आएंगे वो याद कर लेना आप। ठीक है, तो CVDT, RT को मैं इधर ले आ रहा हूं, सही है। RT को मैं इधर ले आ रहा हूं और यहां लिख रहा हूं मैं माइनस DV/V। और मैं यहां पर लिमिट लगा रहा हूं, भाई रिवर्सिबल है तो किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से पर्टिकुलर दूसरे वॉल्यूम पे जाओगे, वैसे ही टेम्परेचर से जाओगे। अब मैं यहां ऐसी लिमिट लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, वॉल्यूम V1 पर टेम्परेचर तुम्हारा क्या है? T1 है। तो एक काम करो, इसको तुम ऐसे लिख लो, CV/R अलग लिख लो और DT/T अलग लिख लो। CV/R तो कांस्टेंट है ना, और यहां इंटीग्रेशन DT/T अलग कर लिया। और अब मैं लिमिट लगा रहा हूं क्या? V1 वॉल्यूम पर टेम्परेचर बेटा T1 है और V2 वॉल्यूम पर टेम्परेचर तुम्हारा क्या है? T2 है। V1 पर T1, V2 पर T2। अब देखना जरा, ध्यान से देखते जाना, CV/R यहां क्या लिखूंगा? DT/T क्या होता है? इंटीग्रेशन ln T। लिमिट लगाऊंगा कहां से? T1 से T2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इसका, अच्छा इंटीग्रेशन कर दो तो ये DV/V क्या हो जाएगा? ln V। और यहां बेटा आ जाएगा V1 से V2। ध्यान से देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। CV/R ln यहां लिख रहा हूं मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln T2 माइनस ln T1 इज इक्वल टू माइनस यहां क्या आएगा? ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस बाहर था। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं? CV/R इसको लिख रहा हूं ln T2/T1। ठीक है, ln A माइनस ln B का फॉर्मूला ln A अपॉन B। और यहां लिख रहा हूं माइनस ln V2/V1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब देखो जरा, इस माइनस को प्लस बना रहा हूं, कैसे? लॉग के अंदर की वैल्यू पलट दो तो ये माइनस बेटा प्लस बन जाएगा, कैसे? ln V1/V2 लिख दूंगा मैं इसको, ध्यान से देखते जाना। और यहां क्या लिख रहा हूं? यहां मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, क्या? log A की पावर B B log A होता है, तो B log A को मैं log A की पावर B लिख सकता हूं, तो ये पूरा पावर में चढ़ा सकता हूं। तो ln T2/T1 क्या आ जाएगा? CV/R आ जाएगा। देखते जाना ध्यान से। और यहां से ln हम उड़ा देंगे। ठीक है, ln हटा देंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको T2/T1, CV/R और V1/V2 अगली स्लाइड में ऐड कर देता हूं मैं इसमें। ध्यान से देखते जाना, अभी जाना नहीं कहीं, पूरा डेरिवेशन बता रहा हूं, फाइनल रिलेशन याद करना है। इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, इस वाली चीज को यहां लिख रहा हूं
ln उड़ा के क्या आएगा, T2 बाई T1 CV की पावर CV अपॉन आर, T2 बाई T1 की पावर CV अपॉन आर इज इक्वल टू V1 बाय V2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक, अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। CV और R में कोई रिलेशन होता है क्या? गामा के हिसाब से होता है। देखो CV इज इक्वल टू होता है R अपॉन गामा माइनस 1। CV का एक फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा माइनस 1 में लिख सकता हूं, क्योंकि गामा CP बाई CV होता है। ठीक है, तो मैं मेयर्स रिलेशन से ही ये मैंने रिलेशन लिखा, कैसे? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, और ये एक्चुअल में मोलर वाला है, आपको लिखना है तो यहां पर मोलर लिखना है। ये जो CV चल रहा है वो पूरा का पूरा मोलर में चल रहा है, तो आप चाहो तो शुरुआत से ही मोलर लिख लो। कहां से? इधर से, यहां NCVM। ठीक है, यहां भी M लिख लो, यहां भी M, सब में सब स्क्रिप्ट M लगा लो। CVM 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 CVM, यहां भी पावर CVM। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, फिर अगले स्लाइड में आए तो यहां क्या आएगा? CVM। ठीक है, यहां भी CVM, यहां CPM माइनस CVM R है। अब ध्यान से देखना जरा, CPM माइनस CVM तुम्हारा R है, तो मैं यहां पर CV से डिवाइड कर रहा हूं, तो CPM अपॉन CVM लिख रहा हूं, -1 इज इक्वल टू R आएगा। ठीक है, और नीचे यहां क्या आ जाएगा? RCVM आ जाएगा। ठीक, मैंने CVM से डिवाइड कर दिया, और ये जो CPM अपॉन CVM है यही तो गामा होता है तुम्हारा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं? गामा -1 इज इक्वल टू R अपॉन CVM। तो यहां से CVM अपॉन R निकालोगे तो 1 अपॉन गामा -1 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने अलग से यहां पर कैलकुलेट कर लिया, तो CVM अपॉन R हम डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे, है ना। तो आप क्या करो, ये मत लिखो, फिर आप ये लिखो। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। तो ये चीज मैंने यहां पर एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके आपके लिए निकाल दी है, ये चीज। ठीक है, मेयर्स रिलेशन ये होता है, ध्यान से देखते हैं ना। मेयर्स रिलेशन ये है, मैंने CVM से डिवाइड कर दिया। ठीक है, CVM से डिवाइड करने के बाद यहां पहुंच गए। अब मैंने CVM बाई R की वैल्यू 1 अपॉन गामा -1 निकाल ली, इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं, इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, देखते जाना, देखते जाना, जाना नहीं कहीं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? CVM अपॉन R की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो ये दिखेगा आपको T2 बाई T1, इसकी पावर कितनी? 1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। सही है, और मैं 1 अपॉन गामा -1 को उस तरफ ले जाऊंगा तो पावर गामा -1 बन जाएगी, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, इसकी पावर क्या आ जाएगी? गामा -1। अब देखना जरा ध्यान से, ये टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ये टेम्परेचर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि T V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही है ना, देखो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, इसकी पावर गामा -1 है, तो मैं TV की पावर गामा -1 लिख सकता हूं ना। अब उल्टा चेक कर लो, मान लो T1 टेम्परेचर पर वॉल्यूम V1 है और T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम V2 है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं यहां से T2 बाई T1 लिखूंगा, तो ये क्या आएगा? V1 बाई V2 की पावर गामा -1 ही तो आएगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको करके बताई है, ये मैंने इसलिए करके बताई है ताकि आप ये रिलेशन समझ जाओ। ठीक है, तो फाइनल रिलेशन आपका क्या है? ये पूरा डेरिवेशन मैंने करके बताया है। ठीक है, बड़ा खतरनाक सा होता है, लेकिन आप इसको फाइनल रिलेशन को ही याद रखो। मैंने पूरा डेरिवेशन डिटेल में बताया, फिर से एक बार समझेंगे, ध्यान से देखो। एडियाबैटिक रिवर्सिबल में हम पीवीटी का रिलेशन निकाल रहे थे, कोई भी दो क्वांटिटी का रिलेशन आपस में, है ना। डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू तुमने 0 रखा तो डेल्टा यू डब्ल्यू होगा। डेल्टा यू क्या होता है? एनसीवीएम डेल्टा टी, डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लेकिन रिवर्सिबल के लिए तुम्हें एक्सटर्नल इंटरनल बराबर लेने पड़ेंगे और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वही किया मैंने। तो यहां से एन उड़ा दिया मैंने, आर टी से डिवाइड कर दिया, यहां पहुंच गए, फिर इंटीग्रेशन डी टी वाई टी लगा दिया, डीवी वाई वी, ये पूरा का पूरा सॉल्व किया, यहां पहुंच गए। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहां खड़े हो गए, एल एन कट गया, यहां हो गए। अब सीवीएम बाई आर को मैंने यहां से सॉल्व करा, तो ये 1 अपॉन गामा माइनस 1 आया, गामा माइनस 1 को इधर ले गए, तो ये फाइनल रिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिलेशन इसी से ही निकला है, मैंने उल्टा क्रॉस चेक करके भी आपको दिखा दिया है। ठीक, तो पहला रिलेशन क्या है?
टेम्परेचर वॉल्यूम का टीवी की पावर गामा -1। ठीक है, अब तुम्हारा ये रिलेशन तो टी और वी का आया। मान लो तुम्हें पीवी का निकालना है या तुम्हें वीटी का हो गया, आपको पीटी का निकालना है। कोई देखो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है तो या तो पीवी रिलेशन लिखोगे या पीटी रिलेशन लिखोगे या वीटी रिलेशन लिखोगे। मैंने पहले टीवी का निकाल लिया, अब इससे तुम्हें पीवी का लिखना है तो कैसे लिखोगे, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके। समझ गए? तो आप इसको नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी रिलेशन को लेके आगे चलूंगा। ठीक, पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखना जरा ध्यान से, ये रिलेशन मैं यूज करूंगा टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान से देखना। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है बेटा टी वी की पावर गामा -1 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक, अब मैं पीवी का रिलेशन अगर निकालना है तो टी हटाना होगा, तो बेटा टी को क्या लिख दूंगा मैं, पीवी अपॉन एनआर, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसमें, इस टी को इधर पुट कर दो, तो पीवी अपॉन एनआर इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एनआर तो बचपन से ही कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट में चला गया, और पी इंटू वी और इंटू वी की पावर गामा -1 मतलब पीवी की पावर गामा बन जाएगा ऊपर। ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो पहला रिलेशन क्या बताया था, ये, दूसरा रिलेशन ये, तीसरा बना लेते हैं। यहीं से शुरू कर दें या यहां से, कहीं से भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मान लो आपने ये ले लिया, क्या, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे पी और टी का रिलेशन बनाना है। किसका, पी और टी का। तो मुझे वी हटाना होगा। वी कैसे हटेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी हम जानते हैं, तो यहां से वी क्या आ जाएगा, एन आर टी बाय पी आ जाएगा, और वी को यहां पुट कर दो तो एन आर टी अपॉन पी, और इसकी पावर क्या आएगी, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एनआर तो वैसे ही कांस्टेंट था, तो एनआर की पावर गामा भी कांस्टेंट में चला गया। अब ये आया तुम्हारा P इंटू टी की पावर गामा और नीचे P की पावर गामा इज इक्वल टू एनआर को मैंने कांस्टेंट में भेज दिया। ये P ऊपर ले जाओगे तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा रिलेशन। और अब आपको फाइनल रिलेशन ही याद रखने हैं। कौन कौन से, जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं। डेरिवेशन तो मैंने करके बताया है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखना। कौन कौन से, 3 फॉर्मूले यही लिखे हैं, तीनों देखो इसी पेज पे तीनों लिखे हैं। तो आप जब अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखना है। किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए हैं ये, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने वर्क को इंटीग्रेशन करके निकाला ना, तो रिवर्सिबल वर्क लिया है, तो ये रिलेशन रिवर्सिबल में लगाना। ध्यान रखना, कई लोग इनको इरिवर्सिबल में भी लगाते रहते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन, फिर कहते थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आ रही है। भाई सीधी सी बात है ना, ये रिलेशन आए कहां से, इंटीग्रेशन करने के बाद आए ना। इसलिए तो मैंने आपको दिखाया एक बार कि आप देख लो, डेरिवेशन करना नहीं है आपको, लेकिन देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रिलेशन किसके लिए हैं। बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं, आपसे सिली मिस्टेक एग्जाम में हो सकती है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेन में इसका, और कई लोग वहां रिवर्सिबल का ही लगाए पड़े थे। अभी मैं लास्ट में कराऊंगा वो वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये जो रिलेशन है ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए है। इसको इरिवर्सिबल में नहीं लगाना। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए है। एक बार फिर बोल रहा हूं, ये रिलेशन किसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। इरिवर्सिबल में ये रिलेशन नहीं लगाते अपन, है ना। तो ये 3 रिलेशन आपके बोर्ड पे लिखे हैं, यही आपको तैयार करना है। पॉज कर लो, नोट कर लिया करो, है ना। चलो भाई, अब हम निकालेंगे वर्क। क्या निकाल रहे हैं, वर्क कैलकुलेशन जब भी करना है तो एडियाबैटिक में जो वर्क निकलता है वो एनसीवी डेल्टा टी से निकलता है ना। तो शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हवा में बातें नहीं करते अपन, स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से। कहां से, फर्स्ट लॉ से। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या होता है एडियाबैटिक में, 0, तो डेल्टा यू क्या होता है, डब्ल्यू। यही होता है। इरिवर्सिबल का वर्क कैसे निकलता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से। अब यहां पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल नहीं रखना, इरिवर्सिबल की बात चल रही है। और डेल्टा यू कैसे निकलता है, एनसीवी डेल्टा टी से। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। इस फॉर्मूले में अगर आपको वॉल्यूम दिया तो अच्छी बात है, कभी कभी वॉल्यूम नहीं देते, टेम्परेचर प्रेशर दे देंगे, तो nRT2 बाई P2। एडियाबैटिक में तीनों चीजें चेंज होती हैं, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी, माइनस nRT1 बाय P1। ये आया, और ये क्या आया, NCV डेल्टा टी। तो ये रिलेशन आपको यूज करना है। आपसे टेम्परेचर पहले निकलवाएंगे फिर वर्क निकलवाएंगे। अगर डायरेक्ट ही टेम्परेचर दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, NCV डेल्टा टी से निकाल लो।
अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, इनिशियल टेम्परेचर दे देते हैं, फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क निकलवाते हैं, तो इस इक्वेशन से आप फाइनल टेम्परेचर निकालोगे। ध्यान रखना, ये इक्वेशन हम क्यों लगा रहे हैं, ये इक्वेशन बेटा हम इसलिए लगा रहे हैं टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर, टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर, या कभी फाइनल दे दे तो इनिशियल टेम्परेचर, यूजुअली फाइनल निकलवाते हैं आपसे, है ना। टेम्परेचर आ जाएगा, इनिशियल गिवन होगा, तो फिर वर्क हम इससे निकालेंगे। तो यहां से आप फाइनल टेम्परेचर फाइंड करो, टीएफ निकालो और वर्क का फॉर्मूला लगाओ NCV डेल्टा टी, यहां से आपका वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके टेम्परेचर निकालते हैं और वर्क के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। या तो ये लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, ये लगाना आसान रहता है, छोटा पड़ता है, थोड़ा बड़ा पड़ता है, तो इससे आप वर्क निकाल सकते हो। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, है ना। तरीके समझ लो क्या करना है। इरिवर्सिबल में पहले आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा इस तरीके से। अगर मान लो रिवर्सिबल में पूछते फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों, ये रिलेशन हमने निकाली इसीलिए है। या तो ये लगा लो टेम्परेचर के लिए या ये लगा लो, ठीक है, वो क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको। इरिवर्सिबल का टेम्परेचर यहां से निकलता, ध्यान रखना, और वर्क कैसे निकलेगा। आ जाओ जरा रिवर्सिबल वर्क निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। कैसे, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ पहले लिख लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट लॉ, क्यू प्लस डब्ल्यू। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्यू जीरो होता है, तो डेल्टा यू को क्या लिखूंगा मैं, डब्ल्यू लिखूंगा। ठीक है, ऐसे लिखूंगा। तो वर्क जो निकलेगा वो डेल्टा यू से निकलेगा, मतलब एनसीवी डेल्टा टी। वर्क जो है वो एनसीवी डेल्टा टी से ही निकलता है, लेकिन जो वर्क है वो तो यहां रिवर्सिबल का है। तो रिवर्सिबल के लिए क्या करोगे आप, बताओ जरा। रिवर्सिबल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, पहले फाइनल टेम्परेचर निकालोगे। फाइनल टेम्परेचर कहां से निकालोगे, रिलेशन से। ठीक है, यूज रिलेशन टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर। कौन सा रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, उनका यूज करके फाइनल टेम्परेचर निकाल के यहां पुट कर देंगे। ठीक, या हम एक फॉर्मूला डेराइव करके निकाल भी लेते हैं। एक तरीका यह है, एक और तरीका है क्या, मैं ऐसा लिख रहा हूं, मुझे बताओ जरा पीवी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को मैं कुछ के लिख देता हूं। ठीक है, कांस्टेंट को के लिख देता हूं, ध्यान से देखना। वर्क कैसे निकालोगे, रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में वर्क निकालोगे माइनस इंटीग्रेशन क्या, पी इंटरनल डीवी, इसी से निकालोगे। क्यों, चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं, आपको याद आ जाएगा। देखो W क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम निकालते हैं। तो अगर मुझे वर्क निकालना है रिवर्सिबल का, तो पी इंटरनल लिखना पड़ेगा मुझे पी एक्सटर्नल को। क्यों, रिवर्सिबल में हम हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम टाइप से मान लेते हैं कि पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर होगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, कैसे करोगे, पुट कर दो, पी इंटरनल क्या रखोगे, एनआरटी बाई वी मत रखना। क्यों, रिलेशन इसका अलग है, इसका रिलेशन है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, मतलब के। तो यहां से पी निकाल लो, के बाई वी की पावर गामा, तो माइनस इंटीग्रेशन के अपॉन वी की पावर गामा डीवी, ऐसे करोगे और लिमिट लगा दोगे V1 से V2। ठीक है, स्टेप समझ लो, बाकी तो कैलकुलेशन में कर दूंगा, डेरिवेशन से मतलब नहीं, फिर बोल रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो याद कर लेना। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, वर्क ऐसे निकलता है, रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाता है, इंटीग्रेशन लगाते हैं अपन। मैंने पी को पुट कर दिया, लिमिट लगा दिया V1 से V2। अब ध्यान से देखना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। W इज इक्वल टू माइनस, यहां कर रहा हूं मैं के, V की पावर गामा में ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस गामा हो जाएगी डीवी, के कांस्टेंट बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन V1 से V2। ठीक है, अब देखना जरा, W इज इक्वल टू माइनस के, V की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं V की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, और लिमिट लगा रहा हूं V1 से V2, ऐसे। तो अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, W इज इक्वल टू माइनस के, अपर लिमिट V2 की पावर 1 माइनस गामा और नीचे 1 माइनस गामा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लिया, ये माइनस गामा प्लस 1 लिखो या 1 माइनस गामा लिखो, बात बराबर है। और माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ध्यान से देखते जाना। ठीक, मैं इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूं ताकि अच्छा लगे आपको। माइनस को अंदर ले जाओ तो के मैंने ऐसे ही रखा, V2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, इसको अंदर ले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस, तो V1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन, सही ना, 1 माइनस गामा और माइनस V2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा।
ऐसा दिखेगा आपको। अब मैं यहां पर के पुट कर रहा हूं। अब देखना जरा ध्यान से, के कैसे पुट कर रहा हूं। एक बार मैं के, देखो के को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से रिलेशन से मैं लिख सकता हूं P1 V1 की पावर गामा को भी के लिख सकता हूं, कांस्टेंट है, और P2 V2 की पावर गामा को भी के लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना जरा, मैं V1 के साथ के क्या ले रहा हूं, P1 V1 की पावर गामा। V1 के साथ मैं के को ले रहा हूं P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस गामा। माइनस यहां लिख रहा हूं, देखो यहां जब के का मल्टीप्लाई करूंगा तो P2 V2 के फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। P2 V2 की पावर गामा और V2 की पावर क्या लिखूंगा बेटा, 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ये वाली बात समझ गए? आराम आराम से देखना, पीछे बैक कर करके देखते जाना है ना, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़े खतरनाक से होते हैं, देखने में बड़े अजीब से लगते हैं। देखते जाना आप, है ना, 2-2 बार 3-3 बार देख लेना पीछे जाके। देखो जरा, अब ये V1 की पावर गामा और 1 माइनस गामा, गामा कट गया तो P1 V1 बचेगा, तो यहां बचेगा क्या, P1 V1, ठीक। यहां क्या बचेगा, माइनस P2 V2 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लूं, 1 माइनस गामा। ये दिखेगा आपका आंसर। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते, कैसे, यहां मैं नीचे गामा -1 लिख रहा हूं तो ऊपर P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा। तो W क्या आया आपका, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। ये वर्क डन बाय द गैस है, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव निकल के आएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये आपको फाइनल फॉर्मूला याद करना है, दिख रहा है आपको। चलो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये आपको फाइनल फॉर्मूला याद करना है वर्क का। देख लो एक बार अच्छे से, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। पूरा डेरिवेशन मैंने किया है, एक एक स्टेप आपके सामने लिखा है। ऐसे चलो फिर ऐसे चलो, ठीक है। डेरिवेशन से मतलब नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, मतलब किससे, इससे, ठीक है। इसको थोड़ा लाइन वगैरह खींच देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। पूरा ही खिसक गया। इसका आगे देख ले, ज्यादा खिसक जाएगा। चलो ठीक है, आप लाइन बना लेना, यहां पर लाइन खींच लेना, ठीक है। समझ गए कहानी? तो पहले ये लिखना, उसके बाद आप ये लिखना, और फाइनल ये याद रखना रिलेशन। तो वर्क का रिलेशन ये है, ठीक। तो मैं आपके फाइनल रिलेशन वर्क का यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, जो आपको याद करना है। क्या आया वर्क का फॉर्मूला, रिवर्सिबल वर्क, ठीक है। कितना आया, P2 V2 माइनस P1 V1, जिसको लिख रहा हूं डेल्टा PV, सही ना, P2 V2 P1 V1 लिख सकते हैं इसको, अपॉन गामा -1, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला फाइनल। ये ऑटोमेटिकली आपका माइनस निकल के आएगा, आपको साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो डेल्टा PV है ना, अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ जरा, PV इक्वल टू nRT होता है ना, यहां तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो डेल्टा PV को मैं क्या लिख सकता हूं, nR डेल्टा T। तो मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं, इसी वर्क को, क्या, डेल्टा PV को nR डेल्टा T अपॉन गामा -1, ऐसे, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला एक ये होगा, एक ये होगा, जो भी आपको याद करना हो, कनेक्टेड एक दूसरे से। मान लो आपको टेम्परेचर ही दे दिए डायरेक्ट, तो आप सीधा अप्लाई कर दो, प्रेशर वॉल्यूम दे दिए तो ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये डेरिवेशन करके मैंने निकाला। आप इसको यहां से भी लिख सकते थे, सीवी को लिख सकते थे R अपॉन गामा -1, सीवी को सीधा R अपॉन गामा -1, ठीक है, यहां से भी निकलता है ये। तो सीवी R अपॉन गामा -1 लिख के ये लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने एक बार डेरिवेशन करके भी निकाल दिया। ओके, अच्छे से इसको नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिस। अब आपको क्वेश्चन से क्लियर होंगी सारी चीजें जो थ्योरी अभी पढ़ी। ध्यान से देखना, जाना नहीं कहीं, पहले ही बता रहा हूं। अगर सीखना तो अच्छे सीख के जाओ। देखो जरा ध्यान से पढ़ें, जरा पहले सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बहुत अच्छी चीज होती है। अ गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली, ध्यान से देखना जरा, एडियाबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट, ये इक्वेशन दे रखी है और तुम्हें गामा निकालना है। तो रिलेशन बना लो ना, क्या, देखो इसको मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू KV की पावर -1/2, सही है।
-1/2 को उस तरफ ले जाऊंगा तो +1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू के। अब इसको कंपेयर करा दो बेटा किससे, टीवी की पावर गामा -1 से कंपेयर करा दो और आंसर आ जाएगा। गामा -1 इज इक्वल टू 1/2, कंपेयर करा दिया तो गामा क्या आ जाएगा 3/2। सिंपल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, और भी वेरिएशन होंगे क्वेश्चंस के, ध्यान से देखते जाना। अगला देखो, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, ध्यान से देखते जाना, जो जो क्वेश्चन करा रहा हूं तभी सीख पाओगे आप अच्छे से। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, देखो आ गया वही वाली बात, ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दैट इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली फ्रॉम 2 लीटर टू 16 लीटर एट 300 केल्विन। रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली वॉल्यूम दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, तो ये रहा आपके सामने रिलेशन। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। ये रिवर्सिबल के लिए अप्लाई करते हो आप, है ना। इरिवर्सिबल होता तो ये नहीं लगाते। T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, ये लगा सकता हूं मैं। कहां से आया, यहां से आया। TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट से आया। T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, ऐसे लिखूंगा। अब मुझे बताओ मोनो एटॉमिक के लिए गामा क्या होता है 5/3। अब ये याद होना चाहिए, लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। गामा 5/3 होता है मोनो एटॉमिक के लिए। ठीक है, T1 पुट कर दो 300, V1 2 लीटर, कितना 5/3 -1, 5/3 -1 कितना होता है 2/3। ठीक है, तो 2/3 लिख देता हूं, इतना डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। गामा -1, गामा 5/3 है तो ये 2/3 इज इक्वल टू T2 निकालना है, V2 है 16 की पावर गामा -1 मतलब 2/3, ऐसा। अब ध्यान से देखो T2 क्या लिख रहा हूं, T2 300। अब मैं देखो जरा इसको 16 वाले टर्म को नीचे ला रहा हूं, तो 2/16 की पावर 2/3, और 2/16 कितना होता है तुम्हारा 1/8, तो 1/8 की पावर 2/3, और 1/8 को 1/2 का होल क्यूब लिख सकता हूं, तो 3 से वो 3 उड़ जाएगा और 1/2 का होल स्क्वायर बचेगा मतलब 1/4। इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। तो T2 आ गया 300/4, 300/4 कितना होता है 150/2, 150/2 मतलब 75 केल्विन, ऐसा। पहले टेम्परेचर क्या था 300, बाद में क्या हो गया 75। अब बताना जरा क्या हुआ, बड़ा कि कम हुआ, बड़ा या कम हुआ, कम हुआ। तो देखो जरा क्या लिखा है, रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। तो ये बात आप यहां पर लिख लो MI स्टार लगा के, क्या MI स्टार लगा के ये लिखेंगे, टेम्परेचर डिक्रीजेज इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन। ध्यान रखना, टेम्परेचर कम होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन में। देखो जरा एक्सपांडेड लिखा ना, एक्सपांडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, ये देखो। तो एक्सपांसन अगर हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक तो टेम्परेचर घटता है, न्यूमेरिकल से भी समझ में आया हमें, है ना। ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़े, चलो भाई अगला सवाल ध्यान से देखना। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जिसका CVM दे रखा 5R/2। ओके, पढ़ना जरा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, CVM दिया है 5R/2, 300 केल्विन एंड 5 atm इज एक्सपांडेड, ये ध्यान रखना, एक्सपांडेड एडियाबेटिकली टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 atm। ध्यान से देखो, फाइनल प्रेशर ऑफ 2 atm अगेंस्ट, देखना जरा, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी क्वेश्चन में अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हो तुरंत दिमाग में आना चाहिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ध्यान से सुन लो, अगर उन्हें क्वेश्चन पूछना होगा तो लिख देंगे बाकायदा रिवर्सिबल। अगर उन्हें इरिवर्सिबल का क्वेश्चन पूछना होगा तो या तो वो इरिवर्सिबल लिखते हैं, अगर वो नहीं लिखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा मिलता है। ध्यान रखना, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। ऑफ 2 atm फाइंड फाइनल टेम्परेचर। अब कई लोग यही गलती कर देते, क्या सर वो रिलेशन लगा देते हैं, PV की पावर गामा, TV की पावर गामा -1, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा। ना बेटा, वो रिवर्सिबल के होते हैं। इरिवर्सिबल का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या होता है इरिवर्सिबल का तरीका, n CVM डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल NR T2/P2 माइनस NR T1/P1, ये लगाते हो आप रिलेशन।
अगर आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो देखो कहां लिखा था अपन ने, मैंने आपको शुरुआत में ही आते आते ताजा ताजा बताया था, कहां गया, ये देखो ये लिखा है, यहां का जो V है ना ये एक्चुअल में VM होता है, ध्यान रखना CVM है ये, ठीक है। तो ये रिलेशन अपन ने यूज किया है, यहां भी M लगा लो, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने यूज किया है, ध्यान रखना, ठीक है। पुट कर देते हैं वैल्यू, अब तो कुछ बचा नहीं, बस मेन चीज क्या है थर्मो में यार, देखो मेन यही है, क्वेश्चन पढ़ के सही जगह पहुंच जाओ, इसके बाद बस आपकी मैथ्स चालू हो जाती है, सॉल्व करना है। n क्या है 1, लोग यहीं तक तो नहीं पहुंच पाते हैं कि करें क्या, तो ये मैंने करना आपको सिखा दिया, यहां तक पहुंच गया ना आपका काम हो गया। CVM कितना है 5R/2, डेल्टा टी क्या लिखूंगा T2 - T1, फाइनल टेम्परेचर निकालना, इनिशियल 300 दिया है, T2 - 300 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, P एक्सटर्नल कितना है 2 ATM -2 nRT2/P2, n कितना है 1, R को R रखो, T2 निकालना है, P2 कितना है, फाइनल प्रेशर ऑफ 2 ATM माइनस nRT1, T1 कितना है 300 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर कितना है 5 ATM, सही ना, 5 ATM था ना एक्सपांडेड एडियाबैटिकली फाइनल, हाँ ठीक है। ऐसा देखो पुट कर दिया वैल्यू, बस अब सॉल्व कर लो, क्या बचा निकाल लेते हैं, देखना ये आया आपका 5R T2/2 माइनस 5R इंटू 300/2, सही है, इज इक्वल टू, या एक काम करो अभी इसको ऐसे मत करो, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, R तो कटेगा आपका, देखना, तो इसको अभी ऐसे लिखा रहने दो, क्या 5R/2 T2 - 300, और इधर क्या आएगा देखना, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक काम करते हैं यहां से R कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सही ना, R कॉमन ले लेते हैं तो काम हो जाएगा आपका, R कॉमन ले लो तो -2R आएगा, ठीक है, और यहां क्या दिखेगा आपको T2/2 माइनस 300/5 कितना होता है 300/5 बताओ, 300/5 हो जाएगा आपका 60, ठीक है, सही ना 60, R तो कॉमन ले लिया था तो ये 60, एकदम क्लियर, ठीक, R से R उड़ा दो, अब इसको सॉल्व कर लो, 5T2/2 माइनस 5 × 300 डिवाइडेड बाय 2, अब ये तो देखो मैथ से आप मुझसे भी तेज कर सकते हो, ठीक है, -2T2/2, क्योंकि मैं तो एक एक स्टेप लिखता हूं, माइनस और माइनस प्लस 120 हो जाएगा ये, ठीक है, 5T2/2 और ये यहां से कटा 2 से 2, T2 यहां ले आओ, तो T2 को तुम इधर लाए तो 5T2/2 प्लस T2 7T2/2, और ये हो गया आपका कितना 150, ठीक है, 750 यहां रहा माइनस में, इज इक्वल टू 150, सही है, 750 प्लस 150 कितना हो गया, सॉरी 120 कितना हो गया, 750 और 120, 0 5 और 2 7 8 870, ठीक है, 2 उधर ले जाओ और 7 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका T2, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 870 का डबल कितना हो जाएगा 0 14 1 8 का डबल 16 और 1 17, 1740/7, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, डिवाइड कर लेना, ठीक है, 740/7, अब आप कर सकते हो इसके बाद केल्विन, और ये पक्का कम आएगा 300 से, एडियाबैटिक एक्सपांसन लिखा रहता है ना, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक एक्सपांसन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे अपन ने यहां लिखा था पीछे, टेम्परेचर डिक्रीजेस इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन, और यहां पर मैं रिवर्सिबल हटा देता हूं तो अच्छा लगेगा आपको, सही है, टेम्परेचर डिक्रीजेस इन एडियाबैटिक एक्सपांसन, सही है, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, इन एडियाबैटिक एक्सपांसन, अब इस क्वेश्चन में रिवर्सिबल था इसलिए मैंने पहले रिवर्सिबल लिख दिया था, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है चाहे आपका रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ठीक है, 1740/7 कर लोगे ना सॉल्व, 2 आएगा 14, 3 आएगा 4, 248 के आसपास आएगा, ठीक है, निकाल लेना,
चलें आगे, तरीका समझ लो क्या किया, ये सब तो काम आपको करना है भाई, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। चलें आगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पर। कहां? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, मतलब कुछ भी प्रोसेस हो सकती है। जैसे नॉर्मल हम जानते हैं P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल होता है। P इंटू वी की पावर गामा एडियाबेटिक होता है। वैसे कोई भी प्रोसेस हो सकती है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पी वी की पावर n आप कुछ भी यहां पुट कर सकते हो। अगर तुमने n को 0 रख दिया तो p कांस्टेंट मतलब आइसोबैरिक हो जाएगी ऐसे। अगर n को तुमने 1 पुट कर दिया तो pv इक्वल टू कांस्टेंट आपकी आइसोथर्मल हो जाएगी। इस टाइप से चल सकते हो। अगर यहां तुमने गामा कर दिया तो एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो pv की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये प्रोसेस क्या होती है? पॉलीट्रॉपिक। n यहां पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। अब ध्यान से देखना जरा, इसके लिए मुझे क्या निकालना है? अगर इसके लिए तुम्हें वर्क निकालना है पॉलीट्रॉपिक का, अरे भाई सॉल्व क्यों करें, पीछे कर चुके हैं ना। क्यों? गामा वाला जैसा डेरिवेशन था ना पूरा गामा वाला, वही यही आएगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि गामा वाले का वर्क कैसे निकाला था आपने, गामा वाले का वर्क कैसे निकाला था, ये था ना। बस इसी में तुम गामा की जगह n पुट कर दो ना, n1 नहीं रख सकते, फिर ध्यान रखना ये, है ना। तो डेल्टा पीवी अपॉन n माइनस 1 इज द आंसर। समझ गया कहानी? पूरा डेरिवेशन तो वही होना है ना। गामा की जगह n आ गया तो वर्क क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा आपका डेल्टा पीवी अपॉन n माइनस 1। बस ये ध्यान रखना, n को 1 नहीं पुट कर सकते यहां। ठीक है, n को फिर 1 पुट नहीं कर सकते आप इस वाली इक्वेशन में वर्क के लिए, है ना। ठीक है, वर्क के लिए यहां n 1 नहीं होगा, n नॉट इक्वल टू 1, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? याद करो, अगर मैं यहां n को 1 पुट कर दूंगा, ध्यान से देखना, अगर n को 1 पुट कर दूंगा तो pv इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल हो जाएगी, और आइसोथर्मल के वर्क में लॉग आता है। यहां से अगर तुम निकालोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए n को 1 पुट नहीं कर सकते आप, यहां नहीं पुट कर सकते, यहां तो चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रोसेस है ना। तो वर्क कैसे निकलता है? अब मैं निकाल रहा हूं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहां जगह बच गई है तो यहीं लिख लेते हैं। इसका वर्क का एक फॉर्मूला आप और भी लिख सकते हो, डेल्टा पीवी अपॉन n माइनस 1 की जगह nr डेल्टा टीवी लिख सकते हो। जो एडियाबेटिक का फॉर्मूला है ना, वही गामा हटा के n लगा देना, खत्म। इसके आगे कुछ नहीं सोचना। मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में समझ लेते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है जेईई एडवांस में। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की अगर बात करें तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो हम डेराइव करेंगे, और डेरिवेशन आपसे मतलब आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं ना, डेरिवेशन को आपसे फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो लिख लेना। मैं एक बार ड्राइव करके दिखा देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, और ड्राइव करें। मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम लिख रहे हैं सी, मोलर हीट कैपेसिटी को सी। ध्यान से देखना, कहां से चलते हैं अपन बेटा? फर्स्ट लॉ से। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू को क्या लिखूंगा? एन सी वी डेल्टा टी। क्यू को क्या लिखूंगा? एन सी डेल्टा टी। ये एडियाबेटिक प्रोसेस थोड़ी है, पॉलीट्रॉपिक आ गई ना। क्या आ गई बेटा? पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक में क्यू तो रख सकते हो ना, ऐसा मत बोलना कि सब क्यू 0 क्यों नहीं आया। वो एडियाबेटिक खत्म हो गई अपनी, पॉलीट्रॉपिक में आ गया अपन, है ना। तो एन सी डेल्टा टी, ठीक है। और वर्क क्या पुट करूंगा? वर्क रखूंगा माइनस पी डेल्टा वी रख दूं। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी रख देता हूं। सही है? पक्का? हाँ सही है। चलो, एन सी डेल्टा टी इज इक्वल टू, मैं इसको यहां ला रहा हूं, तो एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, और यहां रख रहा हूं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, प्लस में बन जाएगा, ये माइनस इधर आएगा। ये एक काम करूं क्या, ये लिखने की बजाय मैं वर्क सीधा सीधा पुट क्यों नहीं कर रहा? यही पुट कर देता हूं ना, सही रहेगा सीधा। इतना क्यों कर रहा हूं मैं? हाँ देखो, वर्क क्या रखूंगा? वर्क ये, तो वर्क क्या आएगा? डेल्टा पीवी अपॉन एन माइनस 1, जिसको मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एनआर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस 1 लिख सकता हूं ना। ये भी तो आता है, सॉरी गामा नहीं एन, ये भी तो बात बराबर ही है। तो एनआर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 की, सॉरी एन माइनस 1 आ जाएगा यहां पर गामा माइनस 1 की जगह। बस अब आपका काम हो गया एकदम परफेक्ट। देखो यही रख दो। अब देखना जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं? एन डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूं, तो सीवी इज इक्वल टू, एन डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो सीवी इज इक्वल टू सी प्लस आर अपॉन एन माइनस 1। तो यहां से तुम्हारा सी का फॉर्मूला आ गया, सीवी
माइनस आर अपॉन एन माइनस वन। और सीवी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा आर अपॉन गामा माइनस वन। ये होता है आपका सीवी का फॉर्मूला आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, यूजुअली सीवी दी जाएगी, नहीं दिया तो ऐसे निकाल लेना। गामा आपको पता ही होता है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक वगैरह सारा। तो फाइनल फॉर्मूला बेटा जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये वाला। फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सी जो होती है उसकी मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये आता है। डेरिवेशन मैंने करके बता दिया है, डेरिवेशन से मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। सी इज इक्वल टू सीवी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन। सीवी होता है गामा माइनस वन। ठीक है, चलें आगे। आगे बढ़ते हैं फ्री एक्सपांसन पर। बेटा फ्री एक्सपांसन बहुत कुछ खास बात नहीं है, बस सिंपल सा ये है, एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, उस कंटेनर के बाहर हमने एक कंटेनर और रख दिया। जैसे ये कंटेनर था, इस कंटेनर के बाहर एक कंटेनर और रख दिया, और हमने ये अश्योर किया कि एक्सटर्नल प्रेशर यहां जीरो होगा, मतलब वैक्यूम होना चाहिए। कहां पे, इधर। तो इधर आप कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो, ये कंटेनर है, आइडियल गैस भरी है, आप यहां पर पी एक्सटर्नल क्या ले रहे हो, जीरो। मतलब आप कोई प्रेशर अप्लाई कर ही नहीं रहे हो, और जो हम वर्क लेते हैं वो क्या लेते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट लेते हैं। जब आप कोई प्रेशर अप्लाई कर ही नहीं रहे हो तो काय का वर्क। अब आप ये मत बोलना कि सर ये गैस एक्सपांड होगी, अंदर से प्रेशर लगाएगी। हम कौन सा वर्क लेते हैं ध्यान रखना, हम बेटा वर्क वो लेते हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होता है, वो वर्क हम लेते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है तो वर्क का फॉर्मूला हमने जो लिया था क्या, माइनस पी एक्सटर्नल, यहां लिख देता हूं। डब्ल्यू क्या लिया था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही तो लिया था अपन ने। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो वर्क होता है बाय द सिस्टम वो ये होता है, माइनस इसलिए लगाया है। और इन फ्री एक्सपांसन पी एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क जीरो होता है इसमें। और दूसरी कहानी ये कि ये जो फ्री एक्सपांसन की बातें करते हैं ये हम इंसुलेटेड कंटेनर में बातें करते हैं। किसमें, इंसुलेटेड, मतलब ना तो हीट का कोई एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना ही हीट रिलीज हो रही है। अगर ये इंसुलेटेड है तो इंसुलेटेड का मतलब क्या हो गया, Q भी जीरो होना है। ठीक, तो W जीरो और Q जीरो होता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो डेल्टा U भी जीरो होता है, ऐसा। तो फ्री एक्सपांसन में सारी चीजें जीरो हैं, क्या, W जीरो, Q जीरो और डेल्टा U जीरो होता है। ध्यान रखना फ्री एक्सपांसन में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब यहां पर क्या है, वैक्यूम है। यहां क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम है। यहां पर पी एक्सटर्नल आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, पी एक्सटर्नल आपका जीरो है। और अगर पी एक्सटर्नल जीरो है मतलब कोई प्रेशर नहीं होगा, मतलब ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होगा तो कोई वर्क भी नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन आप ध्यान रखना, किसके लिए, फ्री एक्सपांसन के लिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं फ्री एक्सपांसन या एक्सपांसन इन वैक्यूम, तो सीधा बोलना जीरो। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं प्रैक्टिस। अब अपन ने जो भी अभी तक पढ़ा उन सब की हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। मेरी आदत है कि अपन क्वेश्चन ज्यादा करवाते हैं आपको थ्योरी के साथ साथ। थ्योरी तो देख ही लिया आपने, डेरिवेशन तो हम पूरे करते ही हैं। आपको डेरिवेशन कोई नहीं करना, जो मैंने बॉक्स में लिखे ना फॉर्मूले, बस वो लिख लेना एक पेज में, काम हो जाएगा। और क्वेश्चन करना सीख लो कैसे लगाना है, ध्यान से देखना। पहला सवाल है, आपको पीवी प्लॉट दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए अच्छे से, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। क्या, पीवी प्लॉट दिया है, टू आइडियल गैसेज हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस आर गिवन। अच्छा, ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, ए और बी, ओके। प्लॉट ए एंड प्लॉट बी शुड करस्पॉन्ड रेस्पेक्टिवली, ये आपको गैसेस दे रखी है। मुझे एक बात बताना, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही बात है। अब तुम ये चेक कर लो, क्या, तुम ये चेक कर लो, जिसका गामा ज्यादा होगा, जिसका गामा ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, मतलब वो ज्यादा नीचे आएगा। नीचे तो दोनों ही आ रहे हैं, देखो ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। ज्यादा नीचे कौन सा आएगा, जिसका गामा ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको देखो गैसेस क्या क्या दे रखी, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक का गामा बता दो, गामा मोनो एटॉमिक का क्या होता है, 5/3, ठीक है। और गामा डाई एटॉमिक का क्या होता है, 7/5, ये आपको याद होना चाहिए गामा, है ना। 5/3 मोनो एटॉमिक, 7/5 डाई एटॉमिक। किसका ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से गामा मोनो का ज्यादा है। क्यों, 5/3 आपका आएगा 1.33 ना, नहीं 1.66, चेक कर लेते हैं, 3 से कटा 1 2, हाँ 1.66 आएगा। और 7/5 क्या आएगा, 1.2, हाँ 20, 1.4, सही है। तो गामा मोनो एटॉमिक का ज्यादा है, किससे, डाई एटॉमिक से, ठीक है। मतलब जिसका गामा ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो गामा किसका ज्यादा, मोनो एटॉमिक का, तो मोनो एटॉमिक का प्रेशर कम। तो ए और बी में से मोनो एटॉमिक कौन सी होगी, ये कौन सी होगी, डाई एटॉमिक।
आंसर बता दीजिए, बदलापुर, सीधा दिख रहा है, मोनोडाई। ये है आपकी, सॉरी डाई मोनो, ये मोनोडाई है, ये मोनो मोनो है, ये डाई डाई है। पहले आएगा ए वाला आएगा क्या, डायटोमिक, बी वाला मोनोएटॉमिक, सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाओ बहुत ध्यान से, कई सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, अच्छे अच्छे सारे सवाल। अगला देखो जरा, ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, स्टार लगाया है, मल्टीपल आंसर करेक्ट है, यहां पर आपको फोकस करना है। ठीक है, जेई का क्वेश्चन लेके आए, ये मल्टीपल आंसर करेक्ट है, ध्यान से देखना जरा। रिवर्सिबल एक्सपांसन ऑफ आइडियल गैस, ओके, अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशन इज शोन इन फिगर, मतलब इन दोनों में से कोई एक एडियाबैटिक है और कोई एक आइसोथर्मल है, ऐसा है। तो मैंने आपको एक बार बताया था क्या, कि ये जो ऊपर वाला कर्व होता है ये आइसोथर्मल का होता है, और नीचे वाला कर्व होता है ये एडियाबैटिक का होता है। अब आज आपको ये समझ में आ जाएगा क्यों आइसोथर्मल पीवी इज इक्वल टू के होता है और एडियाबैटिक पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के होता है, और गामा क्या ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब प्रेशर एडियाबैटिक का ज्यादा नीचे रहेगा, मतलब डिक्रीज होगा। ठीक, तो ये हो गया एडियाबैटिक या आइसोथर्मल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल आंसर करेक्ट है। T1 इक्वल टू T2, देखना जरा, T1 ये T2 है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस ध्यान से देखना, ये जो रेड वाली दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस तुम्हारी क्या है, आइसोथर्मल। तो आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ टेम्परेचर तो फिक्स रहेगा ना, इसका मतलब आगरा आंसर सही है। एक आंसर आ गया आगरा, क्यों आइसोथर्मल है बेटा, तो T1 T2 सेम ही तो रहेंगे, है ना। अगला देखो, T3 इज ग्रेटर देन T1, T3 इज ग्रेटर देन T1, ध्यान से देखना, ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है और एडियाबैटिक एक्सपांसन है, क्यों एरो ऐसा लगा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एडियाबैटिक एक्सपांसन में मैंने बोला था टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये गलत है, ये तो बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, एडियाबैटिक एक्सपांसन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कंप्रेशन में बढ़ता है टेम्परेचर, जबकि एक्सपांसन में डिक्रीज होता है। अगला देखो, आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा है एडियाबैटिक के वर्क से, बताना जरा, डब्ल्यू आइसोथर्मल ग्रेटर देन डब्ल्यू एडियाबैटिक, एरिया अंडर द कर्व। ध्यान से देखो, अगर तुम एरिया लेना चाहोगे, ध्यान से समझना, अगर तुम एरिया लेना चाहोगे तो एरिया क्या आएगा, ये आएगा आपका एरिया अंडर द कर्व, ऐसा आएगा। ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड है ना, तो एरिया अंडर द कर्व जब निकालोगे तो आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा, मतलब आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा, नहीं, आपका साइन कन्वेंशन भी लगाना है, क्या माइनस में होता है, क्यों भाई एक्सपांसन हो रहा है ना, और वर्क क्या होगा नेगेटिव, और वर्क नेगेटिव होगा तो यहां उन्होंने मॉड वर्क नहीं लगाया, इन्होंने वर्क पूछा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो ज्यादा होगी आइसोथर्मल की, न्यूमेरिकल वैल्यू आइसोथर्मल की ज्यादा होगी, लेकिन साइन कन्वेंशन कौन देखेगा, इसका मतलब ये वाला गलत है भाई। अगर ये बोलते तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने मॉड नहीं लगाया, मतलब साइन के साथ लेना पड़ेगा, वर्क डन क्या होगा नेगेटिव आएगा ना, और जब नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू बड़ी और ये छोटी हो जाएगी, है ना, समझ गए कहानी। आगे देखना जरा, डेल्टा यू आइसोथर्मल का ज्यादा है डेल्टा यू एडियाबैटिक से, देखना जरा, अगर मैं डेल्टा यू आइसोथर्मल का पूछूं तो ये तो 0 होता है ना आइसोथर्मल का डेल्टा यू एडियाबैटिक का क्या होता है, ये होता है Q तो 0 होता है, मतलब W एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक का कुछ वर्क आएगा, लेकिन एक्सपांसन है तो वर्क नेगेटिव आएगा ना, तो ये 0 है ये नेगेटिव है, कौन सी वैल्यू बड़ी, 0 बड़ी, नेगेटिव से तो बड़ी है ना, इसका मतलब डी आंसर इज द राइट, तो ए एंड डी इज द फाइनल आंसर, समझ गए, इस तरीके से चलना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे, एक आपको प्रोसेस दे रखी है, साइक्लिक प्रोसेस, ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से ए आ रहे हो, ऐसा हो रहा है, देखो जरा क्या कहना है, टेम्परेचर गिवन है आपको हर एक कंडीशन पे, ध्यान से देखना, अ हीट इंजन कैरीज 1 मोल ऑफ अन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, फाइंड QAB एंड QCA। हीट इंजन के बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ते हो, अपने केमिस्ट्री में अपन नहीं पढ़ते हैं हीट इंजन के बारे में, ठीक है, मतलब एक तरीके से समझ लो ये प्रोसेस और आपको ये निकालना है यहां पे, है ना, तो QAB और QCA निकालना, ध्यान से देखना, QAB AB ये प्रोसेस में देखूं तो अगर मैं नीचे आऊं नीचे तो यहां पर V है फिक्स, मतलब बेटा AB प्रोसेस में V कांस्टेंट है कि नहीं है, AB प्रोसेस में AB में V कांस्टेंट है कि नहीं है, अगर V कांस्टेंट है किसमें, इन AB प्रोसेस V क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, मतलब आइसोकोरिक है, V कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक, तो तुम्हें हीट निकालनी है किसकी, AB की, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, QAB निकालना है, और QAB आइसोकोरिक की हीट क्या होती है बेटा डेल्टा यू होता है, आइसोकोरिक की हीट क्या होती है डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है NCV डेल्टा T,
आइसोकोरिक की हीट होती है NCV डेल्टा टी, ध्यान रखना। करें शुरू, बस अब कुछ नहीं बचा। मोल कितने हैं 1 मोल। CV कितना है, मोनोएटॉमिक का कितना होता है 3R/r के फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे, मोनोएटॉमिक का 3R/2। डेल्टा टी कितना है T2 - T1, 600 - 300, 300 हो गया। तो ये आ गया 300 300 300 इंटू 3 900, 450 R डिवाइड बाई 2 कर दिया है ना प्लस में, ठीक है, प्लस 450 R बढ़ रहा है, ठीक है। QCA निकालना है। CA प्रोसेस क्या है, C से A में देखोगे आप, ध्यान से देखो, C से A में अगर मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊं तो यहां P फिक्स है, P फिक्स है भाई, तो C से A में P कांस्टेंट है। अरे वाह यार मजा आ गया। P कांस्टेंट है मतलब आइसोबैरिक, कौन सी बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक की हीट क्या होती है डेल्टा H, जो कि क्या होता है NCP डेल्टा T। खत्म कहानी, बस आ गया समझ में भाई। देखो N कितना है 1 मोल, CP कितना आएगा 3R/2 प्लस R 5R/2, ठीक है। यहां पर आप भाई CVM CPM लिख लिया करो यार, ये है ना। और इनटू डेल्टा टी कितना बताना, 300 - 450, फाइनल माइनस इनिशियल, 300 - 450, क्योंकि डिक्रीज होना ना वॉल्यूम, ऐसा 300 - 450, तो ये कितना हो गया -150, सही है ना, -150, और -150 इंटू 5 750/2 -375 R, सही है ना, -150 इंटू 5 750/2, हाँ सही है 375 R। समझ गया, ये प्लस में क्यों आई है माइनस में क्यों आई, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है ना। ये है भाई, क्वेश्चन देखते जाओ ध्यान से, अच्छा लगेगा आपको। आगे बढ़े, चलो भाई अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 0.5 मोल ईच ऑफ 2 आइडियल गैस A एंड B, दोनों का CVM दे रखा है, आर टेकन इन, पढ़ लेते हैं अच्छे अच्छे से लिखते जाएंगे। 0.5 मोल्स ऑफ ईच ऑफ द 2 आइडियल गैसेस, ठीक है। CV दिया इसका A का, B का भी CV दिया, ओके लिख लेते हैं। A इसका CV दिया है कितना 5R/2, B इसका CV दिया है 3R, ठीक है, ऐसा दिया है। चलो भाई, आर टेकन इन अ कंटेनर एंड एक्सपांडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 350 से 250 केल्विन, मतलब 350 केल्विन से 250 केल्विन, फाइंड डेल्टा H। अरे वाह, आ गया। डेल्टा H क्या होता है बताना, डेल्टा H होता है NCPM डेल्टा T, यही होता है। टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हें पता है और मोल तुम्हें ईच दे रखा है, 0.5 मोल ईच ऑफ द आइडियल गैस। अब एक बार बताओ मुझे, ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं CPM मिक्सचर का निकाल लेता हूं, CPM मिक्सचर का निकाल लेता हूं, तो मुझे मजा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा H आपको मिक्सचर के लिए निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। CPM मिक्सचर कैसे निकालते, देखो N पुट कर देते हैं पहले तो, क्या 0.5 मोल, और CPM को कैसे निकालेंगे, CPM को, ठीक है 0.5 आ गया, CPM क्या आएगा तुम्हारा N1 CPM1, ये मिक्सचर का लेना पड़ेगा तुम्हें, किसका, मिक्सचर का, तो N1 CPM1, या एक काम करो अभी मोल वगैरह पुट मत करो, आप फाइनल लिख लेना, N CPM ऑफ द मिक्सचर क्या आएगा N1 CPM1 प्लस N2 CPM2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 और इनटू डेल्टा T, सही है, यही फॉर्मूला लगेगा CP ऑफ द मिक्सचर। अब N कितना है बेटा 0.5, अब रख दो जरा, N1 कितना है 0.5, CP कितना आएगा, ये तुम्हें CV दिया है, CVM दिया है, तो तुम CPM निकाल लो यहां से, इसका अलग से कितना, इसमें R ऐड कर दो, 5R/2 प्लस R 7R/2, सही है, और यहां CPM निकलेगा 3R प्लस R मतलब 4R, 3R प्लस R मतलब 4R, ऐसा आएगा ना, ठीक है। तो 0.5 इंटू 7R/2 प्लस 0.5 इंटू कितना 4R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, 0.5 प्लस 0.5 1 हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा T कितना है, डेल्टा T इसको यहां थोड़ा खिसका लेते हैं ना, ज्यादा खिसक गया, डेल्टा T बता दो जरा मुझे फटाफट से, तो मैं इसको यहां खिसका रहा हूं जब तक। डेल्टा T कितना हो जाएगा 350
टू 250, डिक्रीज फ्रॉम 350 टू 250 है ना। तो ये हो गया आपका 250 माइनस 350 मतलब -100 ऐसा। डेल्टा डी क्या आ जाएगा, 350 से 250 आया ना, तो 250 माइनस 350 हो जाएगा -100। सॉल्व कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा। कर देता हूं थोड़ा सा, क्या 0.5, ठीक है। और ये हो गया आपका 7, अरे 0.515 मत लिखा करो, 1/2 लिखा करो, अच्छा लगता है। पॉइंट कहां अच्छे लगते हैं आजकल, है ना। 1/2 इंटू 7r/2 मतलब 7r/4 प्लस 2r इंटू -100, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, कितना 8 और 7 15, 15r/2, ठीक है। और ये 1/2 और उधर -100, ये -50 यहां ले लेता हूं, है ना। और ये हो गया 7 4 15r/2, 15r/4 है ना, सही है। बस, तो ये आंसर आ गया आपका। कितना आ गया, ये सॉल्व कर लो। 750r/4 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आर के फॉर्म में लिखा रहने दो। समझ गए कहानी। फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लो, ये सब तो यार कैलकुलेशन ही है ना। कैसे लगाना है फॉर्मूले को, कैसे अप्लाई करना है ना। चलो आगे बढ़े। आर को यहां 2 रख दोगे ना तो काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो कैलोरी में निकालना भाई, आर को यहां 2 रख देना। अरे भाई बहुत मजा आ गया। आर को 2 रखोगे 2/4 1/2 750 का आधा आ जाएगा -375, ठीक है। आगे बढ़े। चलो भाई, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा सभी लोग क्या कह रहे हैं। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज आ प्रेशर इन विच PyV इज इक्वल टू 1, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखना जरा, ये कौन सी प्रोसेस है। PyV 1 है मतलब PV की पावर -1 इज इक्वल टू 1, मतलब PV की पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ऐसी कोई प्रोसेस पढ़ी थोड़ी हमने, पॉलीट्रॉपिक में रख दो n को -1, है ना। अगर यहां n बोलूंगा तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से कंपैरिजन करा दो, PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट से कंपेयर करा दो, तो n यहां -1 है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, मोलर हीट कैपेसिटी। बताया था फॉर्मूला मैंने, क्या C इज इक्वल टू CV माइनस R अपॉन n-1 इज द आंसर। खत्म। ये क्वेश्चन जेई का है। CV कितना है 3r/2, मोनोएटॉमिक है ना, 3r/2 माइनस R और n को रख दिया -1 और -1 था। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये 3r/2 और ये -r/2 मतलब प्लस r/2 मतलब 4r/2 मतलब 2r। उन्होंने ऑप्शन में इसको सॉल्व भी नहीं किया था भाई, इतना आलसी ऑप्शन दिया था। 4r/2 मतलब 2r आएगा। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे ना जेईई एडवांस के, तो उसमें मिलेगा 4r/2। सोच रहे हो, इतना आलसी ऑप्शन दिया था कि चलो यार 2r भी नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला है एट 5 × 10⁵ बार प्रेशर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे अच्छे से। 5 × 10⁵ बार प्रेशर, डायमंड की डेंसिटी है, डायमंड की डेंसिटी 3 ग्राम पर सीसी, ग्रेफाइट की डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी, ठीक है। फाइंड डेल्टा U माइनस डेल्टा H फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ द ग्रेफाइट टू 1 मोल ऑफ द डायमंड, ठीक है। डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकाल, ओके। तो एक काम करो, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यही होता है, ठीक। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U यहां कर रहा हूं। प्रेशर बता दो कितना है, प्रेशर P 5 × 10⁵ है। इसको अपन जूल में कन्वर्ट करके कर लेंगे, है ना, SI यूनिट वगैरह। तो 5 × 10⁵ कितना है 5 है, ठीक है। और एक बार जो होता है वो अगर हम उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखें तो 10⁵ से फिर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, है ना। और डेल्टा V को क्या लिख रहा हूं मैं, V2 माइनस V1, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास अपॉन डेंसिटी से, ठीक है। तो उसको निकाल लेते हैं अभी। डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 × 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट ध्यान रखना, मैंने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है ना, तो यहां मुझे मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, तो न्यूटन मीटर जूल हो जाएगा। चलो V2 बताना क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना होता है, ग्रेफाइट डायमंड कार्बन ही है ना 12, ठीक है। मास अपॉन डेंसिटी ध्यान से देखना, मास अपॉन V2 क्या है फाइनल, डायमंड की डेंसिटी 3 माइनस ग्रेफाइट की डेंसिटी 2, 12/2, सही है। ये तुम्हारा आया सेंटीमीटर क्यूब में, क्यों, डेंसिटी आपकी ग्राम पर सीसी थी। सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁻6 करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, ठीक है। हो गया काम। चलो भाई बताओ, तो 5 × 10⁻4 बोल दूं, ये 10⁻10 और -6,
और 12 अलग कर लिया, ठीक है, तो 1/3 या 12 क्या अलग कर लिया 12/3 4 हो गया, ये 6 हो गया, -2 आ गया, मतलब -10 आ गया, 5 ये और -2 ये इंटू 10⁴ सही किया ना? हाँ सही ना? तो ये कितना आ गया आपका -100 किलो जूल, बोल दूं 10⁵ मतलब -100 किलो जूल। आपको डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच निकालना था, तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, इसको इधर इसको इधर, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस 100 kJ आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तरीका देख लो कैसे लगाया, ठीक है। यहां मैंने वॉल्यूम को डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, हाँ, तो मैंने वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी रखा, ठीक है, समझ गए कहानी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, हाँ ये आखिरी सवाल, ठीक है। तो सारी की सारी आपकी अब तक की जितने भी वेरिएशन थे सारे कवर हो गए। 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली, ध्यान से देखना जरा, आप देखो जरा, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली एट इनिशियल टेम्परेचर T अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। बताओ जरा बेटा कौन सी है, रिवर्सिबल है कि इररिवर्सिबल है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इररिवर्सिबल, ठीक है। क्या कह रहे हैं, प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, 1 लीटर से 2 लीटर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। ध्यान से देखना, इररिवर्सिबल एडियाबेटिक का फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलता था, कैसे निकलता था, NCVM डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। क्यों, इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है तो ये लिख दिया, अदरवाइज आप nRT2/P2 और nRT1/P1 भी लिखा करते थे, ठीक है। वॉल्यूम दिया तो सीधे वॉल्यूम के फॉर्म में लिखो। यही सवाल था जो मैं बोल रहा था, जेईई मेन में आया था, AIEEE जब चलती थी उस टाइम पे। बहुत गलत किया था लोगों ने, इसमें लोगों ने रिवर्सिबल के फॉर्मूले लगा दिए और उससे आंसर निकाल दिया, ठीक है। मतलब अलग ही लेवल पे थे उस समय लोग। जब यहां लिखा है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो इररिवर्सिबल है। क्यों, मैं बताऊं ना वहां गलती क्यों हो गई लोगों से, वॉल्यूम दिया है, ठीक है, ये वॉल्यूम दिया है और आपको प्रेशर दिया है, ठीक, तो ये दिया है, मतलब मजा आ गया, ऐसा लोगों ने ये दिमाग लगाया, इनिशियल टेम्परेचर कुछ दिया होगा T, ठीक है, तो T के फॉर्म में ये आंसर उसने रिवर्सिबल में निकाल दिया जनता ने उस टाइम पे, जबकि यहां ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्या, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो ये लगेगा फॉर्मूला, ना कि गामा वाले, गामा नहीं लगाना यहां, है ना। चलो भाई n बताना, सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू CVM मोनो एटॉमिक है 3R/2, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर निकालना, इनिशियल T है, इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm और V2 माइनस V1 2 माइनस 1, ठीक है। समझ गए कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद तो कर ही लोगे, R के फॉर्म में आंसर दिया था वैसे ऑप्शंस में, 3RT2/2 माइनस 3RT/2 इज इक्वल टू -1। अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, इसको एक काम करो, ऐसा लिख लो 3R/2 T2 माइनस T, और इधर क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका -1, 2/3R लिख सकता हूं मैं वहां पे, T2 माइनस T इज इक्वल टू -2/3R, तो T2 इज इक्वल टू T माइनस 2/3R। ये उन्होंने ऑप्शन में दिया था, ये वाला ऑप्शन में था, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने एक गामा वाला भी लिखा था, 2/5/3, ऐसा मतलब 1/2⁵ ऐसा भी लिखा था, तो लोगों ने वो भी आंसर निकाल लिया था। तो ध्यान रखना ये आपका आंसर आएगा। क्यों, इसका मतलब ही है भाई, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट का मतलब इररिवर्सिबल होता है, लिख लो इसको, टैटू बनवा लो इसका, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस। एक पेज लेना, मैं सही बता रहा हूं, एक पेज लेना, उस पर लिखना अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो भी स्टडी रूम है वहां चिपका लो 2-3 दिन के लिए, ठीक है, तो आपका बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स अच्छा हो जाएगा। इसी टर्म से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो आप गलती करते हो, बच्चे ज्यादातर गलती इसी में ही करते हैं, उनको यही समझ में नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि वो ध्यान से पढ़ते नहीं है। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आप इसको ध्यान से देखो, तो आपका दिमाग में बैठे ये बात। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इररिवर्सिबल, तो इररिवर्सिबल के तरीके से निकालना है आपको, ठीक है, समझ गए। चलो फिर जाते जाते हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। अभी तक हमारी थर्मोडायनेमिक्स की जो जर्नी रही है बहुत अच्छी रही है, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, ठीक है। लेक्चर 1 2 3 4 अच्छे से अपन ने करे, ठीक है। 1 2 3 4 में अपना फर्स्ट लॉ तक का सारा निपट गया। अब हम एंट्रोपी से सेकंड लॉ वगैरह कवर करते हुए थर्मोडायनेमिक्स खत्म करके फिर थर्मोकेमिस्ट्री में जाके उसको खत्म करके फिर सॉलिड स्टेट वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
मतलब अपना थर्मोडायनेमिक्स तक हो गया है, मतलब फर्स्ट लॉ तक हो गया है। अब हम सेकंड लॉ एंट्रोपी वगैरह की स्टडी करेंगे। इतने पार्ट से ये जो है ना, इतना पार्ट जो अपने पास हुआ है अभी तक, इन 4 लेक्चर के, अब आपको क्या करना है, इन 4 लेक्चर को मिला के, ठीक है, इन 4 लेक्चर को मिला के अलग से आप नोट्स बना लो इसके, क्योंकि इन 4 लेक्चर मतलब फर्स्ट लॉ से रिलेटेड चीजें हैं। अब आपका इंडिविजुअल चलेगा, एंट्रोपी अलग चलेगी, उधर पूरी कहानी अलग होगी, यहां की कहानी लगेगी, है ना। तो यहां की जो कहानी है इन 4 लेक्चर की, अच्छे से 1 या 2 पेज या 3 पेज लग जाएंगे, खैर, है ना। सारे फॉर्मूले जितने भी हमने बताए हैं विदाउट डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं करना, सारे फॉर्मूले जितने भी मैंने आपको बताए हैं बॉक्स में बंद किए हैं, अब लेक्चर देखा आपने, आपको फॉर्मूला मिला, इन फॉर्मूलों को आप 2-3 पेज में लिख लो, ठीक है, 2-3 पेज में आप अच्छे से इनको लिख लो, ताकि आपको पता चले कि इतने फॉर्मूले हैं। क्योंकि आगे एंट्रोपी के भी फॉर्मूले आएंगे, फिर बच्चे कहते हैं सर थर्मोडायनेमिक्स में बहुत फॉर्मूले, हम छोड़ रहे हैं चैप्टर। क्यों छोड़ना भाई, क्वेश्चन आसान आएगा, फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। तो जब आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा तो आपको अलग ही अच्छा लगेगा, सीधा पुट करो, आंसर निकालो। आज मैंने प्रैक्टिस इसलिए तो कराई आपको इतने सारे क्वेश्चन की, कि आपको समझ में आए कि एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये पिछले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं सारे, कोई जेईई एडवांस का, कोई नीट का, कोई मेन का, मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही उठा के लाया हूं, ठीक। तो आप समझ गए बात को, क्या करना है, इन 4 लेक्चर से बहुत अच्छे तरीके से आपको 3-4 पेज में समराइज करना है। फॉर्मूले भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूले लिखो। कुछ चीजें होती है जैसे एडियाबेटिक का Q0 होता है, आइसोगोरिक में W0 होता है, डेल्टा U NCB डेल्टा D होता है, डेल्टा H NCB डेल्टा D होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से 3-4 पेज में लिखो, ये आपको ही करना है, मुझे मत करवाना कि सर कमेंट में लिख रहे हैं सर प्लीज फॉर्मूला दे दो। नहीं भाई, मैं ये करने नहीं आया हूं यहां पे, भाई आप भी तो कुछ करो ना। मैं यहां पे जब पढ़ा रहा हूं तो अच्छे से पढ़ा रहा हूं ना, पूरा डेरिवेशन करके, मैं ये थोड़ी कर रहा हूं ये रहा बेटा फॉर्मूला, ये उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो, पूरा पढ़ा रहा हूं ना अच्छे तरीके से। तो आप भी तो थोड़ी मेहनत करो, मुझे बनाने में, लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि यार डेली डेली लेक्चर में मजा आ रहा है, बहुत टाइम लगता है ये सब बनाने में। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुम भी मेहनत करो, तुमसे क्या ही कह रहा हूं मैं, 3-4 पेज नहीं लिख सकते क्या अपने लिए, ठीक है ना। तो 3-4 पेज में अच्छे तरीके से फॉर्मूले लिखो और उसको रिवाइज करो, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो करो, और अपनी स्टैंडर्ड बुक या मॉड्यूल वगैरह जो भी है आपके पास वो सॉल्व करते रहो, सॉल्व होंगे क्वेश्चन, है ना। चलो फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, सेकंड लॉ वगैरह एंट्रोपी वगैरह पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।